Hello my dear students, today we will start new chapter 1 Medieval Gujarat. Okay, in this chapter we will learn the related to the Gujarat constructions work and administration service in the medieval period. Okay, उस समय जो प्रशासनिक जो मध्ययुगीन जो गुजरात था मध्यकाल में उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, उस टाइम जो कंस्ट्रक्शन वर्क थे वो कैसे हुए थे और किन किन राजाओं ने वहां पे शासन किया था, उनकी राजधानी कहाँ पे थी, इसके बारे में चैप्टर हम लर्न करेंगे. ओके बेटा, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पटोला ऑफ पाटन. अ मैन roamed about a village street playing a song on his Ravan Hatha violin. A group of small children was also roaming along with him. He continued to sing the same song repeatedly, the words of which were Chilazire, Patanthi, Patola, Munga, Levajo. अब इसमें क्या है बेटा, एक कलाकार जो एक आर्टिस्ट था, मतलब एक वो क्या कर रहा था, वो गांव में एक रावण हथ था, एक वॉल्यूम होता है इस पे गाना गाते हुए वो गांव में घूम रहा था. ठीक है, इसमें इसके साथ एक बच्चों की टोली भी घूम रही थी और ये जो आर्टिस्ट था वो बार बार एक ही गीत गाता था. उस गीत के जो बोलते वो थे छेला जीरे, पाटन थी, पटोला, मूंगा, लावजो. ओके, अब अमॉन्ग द चिल्ड्रन हु sang along with the singer was Pratik. When they returned home, he asked his grandfather about the Patola of Patan. Pratik's grandfather had a wealth of historical anecdotes. While telling Pratik about Patola, he informed him about the historical city Anilwad, Patan. अब बेटा इसमें क्या है, जो प्रतीक जो था वो अपने दादाजी से पाटन के पटोले के बारे में पूछता है. तो प्रतीक जो दादाजी होते हैं उनके पास ऐतिहासिक जो स्टोरीज होती है उनका पिटारा होता है, उनके पास उनका खजाना होता है. उन्होंने पटोलों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने हिस्ट्रिकल जो प्लेस था अनिलवाड़ पाटन के बारे में भी उसको बताया. ओके, Then in the medieval age 746 CE to 1304 CE, approximately for about 560 years ago, the Chavda, the Solanki and the Waghera dynasty ruled over Gujarat. During their reign, the capital of their kingdom was Anhilpur, Patan, which later came to be known as Anilwad Patan. Currently, Anawada village that is situated to the west of Patan was originally known as the Anilwad. Okay. अभी तो इसमें क्या है, जो मतलब मेडिवल पीरियड में जो 746 से 1304 तक लगभग मोस्टली इसमें 560 इयर्स का जो टाइम था, उसमें गुजरात में चावड़ा वंश और सोलंकी वंश वाघेला वंश के शासकों ने शासन किया था. देन उसके शासन के दौरान जो राज्य की राजधानी थी वो अनिलपुर पाटन थी, जो कि अनिलवाड़ पाटन के रूप में भी जानी जाती थी. अभी एट द प्रेजेंट टाइम जो पाटन है वो पश्चिम में सिचुएटेड है, आनावाड़ा गांव, जिसको कि आजकल हम अनिलवाड़ पाटन के नाम से जानते हैं. ओके, अकॉर्डिंग द हिस्टोरिकल टेक्स्ट द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर पंचाशन. इट्स रूलर जयशिखरी अटेंड द मार्टिरडम इन अ वार. हिज सन वनराज चावड़ा recaptured his father's kingdom. In place of ruined kingdom, he established a new kingdom on the bank of the river Saraswati, which was known as Anilwad Patan. It is believed that his friend Anil associated him acquiring the kingdom, and hence the territory was named Anilwad Patan. After him, the Chavda dynasty ruled over Gujarat for approximately 196 years. Thereafter, the Solanki dynasty ruled over Gujarat. Okay. अब इसमें क्या है बेटा, इस पैराग्राफ में ये है कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जो हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं, ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो पंचाशन में जो है चावड़ाओं का राज्य था और उसके जो शासक जो थे, उसके जो रूलर थे जयशिखरी, वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं. उसके बाद जो उनका पुत्र होता है वनराज चावड़ा, वो अपनी राज्य गति को पुनः प्राप्त करता है और वो क्या करता है, जो कि उनकी जो राज्य की जो स्थापना करता है, वो क्या करता है, वनराज चावड़ा वो सरस्वती नदी के किनारे एक नया राज्य बसाता है जिसे अनिलवाड़ पाटन का नाम दिया जाता है. वो इसमें ऐसा माना जाता है कि उसने इस प्लेस का नाम अनिलवाड़ पाटन इसलिए रखा था कि जो उसके दोस्त था, उसका जो दोस्त था वनराज चावड़ा का, उसने इस राज्य को पुनः वापस हासिल करने में उसकी बहुत हेल्प की थी. इसलिए उसके दोस्त का नाम अनिल था, इसलिए उसके नाम के अकॉर्डिंग उस शहर का नाम अनिलवाड़ पाटन रखा गया था. ठीक है. देन फिर चावड़ा वंश के जो शासकों ने लगभग 196 वर्ष तक गुजरात में शासन किया था. उसके बाद सोलंकी वंश ने शासक गुजरात में राज्य की सत्ता पर आए. ओके,
देन है आपका फिर inscription carved on idol. Okay, during the ruler of Solanki dynasty, Gujarat became a very prosperous. The Rajput era saw Anilwar Patan emerge as a one of the most powerful kingdoms. The king of this dynasty, Mulraj Solanki, Bhimdev Solanki, Siddharth Jaisingh, Kumarpal were among the great rulers. The famous scholar Shri Hemchand Acharya was patronized during the rule of Siddharth Jaisingh. During his reign, Anilwar Patan became the main center of education and was known as the Vidyadham. On his proposal, Shri Hemchand Acharya wrote a book on grammar, Siddham Shabdanushashan. After his completion, the book was placed on the seat tied on to an elephant and the procession of the carried throughout the city. Both the king Siddharth Jaisingh and the composer Shri Hemchand Acharya accompanied the procession on foot. It was the first time that the literary text was given such enormous respect. Okay, उसको बहुत सम्मान देना. And the prosperity of Gujarat reached its apex during the reign of Kumarpal. At this time, the amalgamation of non-violence, prosperity, and education was noticed in the Anilwar Patan. The king of Solanki dynasty were great rulers. However, 6 of these rulers renounced their thrones to become hermits. More information on this can be obtained from the library. Okay. अब इसमें क्या है, जो सोलंकी का जो शासन काल था, उनका जो समय था, उस समय जो गुजरात जो था बहुत ही ऐश्वर्य था, बहुत ही फल फूल रहा था. और जो राजपूत युग में क्या होता, जो शक्तिशाली राज्य के रूप में सोलंकियों ने क्या किया था, अनिलवार पाटन की गणना होती थी. मतलब अनिलवार पाटन भी एक शक्तिशाली राज्य के रूप में जाना जाता था. इस वंश के जो शासक थे मूलराज सोलंकी, भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल जैसे जो महान राजा थे. इसमें अनिलवार पाटन में राजपूत युग का जो शासन था उस समय. ठीक है. अब जो सिद्धराज जयसिंह के समय में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद आचार्य हुए थे, क्योंकि उस समय में अनिलवार पाटन की जो वहां पे जो विद्याधाम को कहा जाता, जो एजुकेशन के लिए बनाया गया था, यहीं पे बना था. कहाँ पे? अनिलवार पाटन में. सिद्धराज जो जयसिंह ने के आमंत्रण पर हेमचंद आचार्य ने क्या किया था, सिद्ध हेम शब्द अनुशासन नामक एक ग्रामर बुक को लिखा था. ठीक है. अब जो ये ग्रामर बुक जब पूरा हो गया तो फिर इसकी एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हाथी की सवारी पर उस बुक को रखा गया था. और जो राजा और जो उसके जो राजा थे उस समय और जो सिद्धराज जयसिंह और जो हेमचंद आचार्य जो दोनों थे, वो दोनों ने जो मतलब जो राजा और जो कंपोजर जो जिसने बुक लिखी थी, दोनों उसके पीछे चल रहे थे और उसके पीछे उनकी जो पूरे प्रजा थे उनके साथ चल रहे थे. ऐसा ये फर्स्ट टाइम हुआ था किसी लिटरेसी मतलब किसी भी बुक को इतना सम्मान दिया गया था. ठीक है. मतलब ऐसा जो साहित्य इतना सम्मान मिला था उसको. जो कुमारपाल के शासन के समय जब गुजरात राज्य जो था बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राज्य माना जाता था. इस समय अनिलवार पाटन में अहिंसा, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी एंड सरस्वती का संगम देखा जाता था. सोलंकी वंश के जो शासक थे, महान जो राज्यकर्ता भी थे, वो लोग इस वंश के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 राज सिंहासन त्याग कर मुकुटधारी से वो पंथाधारी बन गए थे. ठीक है. अब हमें इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, अब क्या होता है, इसके राजगद्दी छोड़ के वो संन्यास, इसकी जानकारी अब जब वो उन्होंने जो बहुत सा जो उन्होंने अपनी राजगद्दी को त्याग करके वो सन्यासी बन गए थे, तो इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, जो लाइब्रेरीज में जो बुक रखी गई है उसके थ्रू हमें इसके बारे में नॉलेज गेन होता है. ओके. Anilwar Patan had not only dynamic kings and academicians, but the kings were also equally dynamic. In fact, Queen Udaymati built a stepwell for the welfare of her subjects. This stepwell is known as the Rani Ki Walk. This stepwell, consisting of 7 levels, is an unparalleled example of earthen architecture. The beautifully carved stone idols tells us the glory and prosperity of the Solanki era. Queen Meenal Devi, King Siddharth Jaisingh's mother, was much concerned about the welfare of the subject that waived the pilgrim tax. The Malav Lake and the Dholka and the Munsar Lake is Viramgam, but construction on the instructions the
Shastraling Lake, Patan was constructed during the reign of the king सिद्धिराज जयसिंह। ओके, इसमें क्या है, इस पैराग्राफ में है बेटा कि इस समय जो यहाँ के जो राजा ही नहीं केवल महान थे और विद्वान थे, बल्कि उस समय जो रानियां भी थी वो भी महान और विद्वान होती थी। जैसे रानी जो उदयमती है, उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग क्या किया था, जो सीढ़ीदार जो कुएं होते हैं 7 स्टेप में जो बनवाए गए उसका निर्माण करवाया था, जिस कुएं को रानी की बावड़ी के नाम से जाना जाता है, वो बहुत फेमस हुआ था। ये जो कुआं था 7 मंजिलों से निर्मित कुआं था। इसमें जो इस कुएं में जो कलाकार जो आर्टिस्ट से जो उन्होंने जो कलाकारी की गई थी, जो मूर्तियां बनाई गई थी, इससे इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कुएं में बनी जो पत्थर की जो पच्चीकारी का कलाकारी का जो की गई है मूर्तियों में, तो सोलंकी युग के वैभव का परिचय कराती है। और वैसे ही जो राजमाता मीनल देवी भी थी, वो सदा प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहती थी, वो हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचती थी। सिद्धिराज जयसिंह की माता जो थी राजमाता मीनल देवी ने राज्य के जो यात्रा खर्च होता था, जो टूरिस्ट टैक्स जो लगाया जाता, उसको बंद करवाया था उन्होंने। और उनके कहने पर ही धोलका में मलाब तालाब एवं विरमगाम में मुंसर तालाब का निर्माण किया गया था। और सिद्धिराज जयसिंह के शासनकाल के दरमियान ही पाटन में शस्त्रलिंग तालाब का निर्माण किया गया था। ओके, देन है आपका The history of Anirwal Patan is associated with the name of brave heroic lady after the death of King Ajaypal, his son being too young. Queen Naiki Devi, his mother, took over the responsibility of the kingdom. During his time, Shahabuddin Gauri crossed the desert and attacked Gujarat. Queen Naiki Devi led the army of Gujarat into the battle and successfully defeated Shahabuddin Gauri. Okay? अब इसमें क्या था, एक जो वीरांगना मतलब जो ब्रेव लेडी थी इतिहास में अनिला पाटन के साथ भी उसका नाम जुड़ा हुआ है ब्रेव लेडी का। राजा अजयपाल की मृत्यु के बाद जो लेडी थी, ये इन्होंने पूरे राज्य के कार्यभार को संभाला, जिनका नाम था नाइकी देवी। क्योंकि उनके समय जो उनकी मृत्यु हो जाती है राजा की, तो अजयपाल की, तो उनका जो पुत्र होता है बहुत छोटा होता है, इस वजह से जो उनकी वाइफ होती है नाइकी देवी, उनको पूरा शासन को संभालना होता है। उनके समय में जो शहाबुद्दीन गौरी जो होता है, डेजर्ट को क्रॉस करके गुजरात पे आक्रमण कर देता है। उस वीरांगना नाइकी देवी ने गुजरात की सेना का नेतृत्व किया था। जो वीरांगना थी, जो ब्रेव लेडी थी, उसने ही गुजरात की सेना का मतलब उसका नेतृत्व किया, लीडर बनी और शहाबुद्दीन गौरी की सेना को युद्ध में परास्त किया था। ओके, देन है आपका आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी द वाघेला डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात। द लास्ट एम्परर ऑफ द वाघेला डायनेस्टी Karandev Waghela was defeated by the Alauddin Khilji and brought to the end of the Rajput rule over Anilwal Patan. Later on, for a period of time, Anilwal Patan remained the capital of Gujarat just for a namesake. During the Sultanate era, Ahmad Shah established Ahmedabad in 1411 CE. Thereafter, Patan ceased being the capital of Gujarat and became the headquarters of the Subagiri district. The Sultans ruled the Gujarat through the 15th century and till the end of the 16th. अब इसमें क्या है बेटा, जो सोलंकी वंश जो था, उसके बाद वाघेला वंश के शासकों ने गुजरात में शासन को किया। उसके वाघेला वंश के जो अंतिम शासक थे करणदेव वाघेला, वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजय होने पर अनिलवाल पाटन से क्या होता है, राजपूत शासन वहां से खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय तक जो अनिलवाल पाटन में गुजरात की नामाती की राजधानी रह जाती है। फिर जो अहमद शाह जब आता है सल्तनत काल में, वो 1411 में क्या करता है, उसने अपने नाम पे अहमदाबाद शहर बसाया। तब से जो पाटन गुजरात की राजधानी न रहकर सुबीगिरी प्रांत का केंद्र बन गई थी। किसके प्रांत का केंद्र बन गई थी? सुबीगिरी प्रांत का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का, जिला का, ठीक है। फिर क्या था बेटा, 15 एंड 16 सेंचुरी में गुजरात पर सुल्तानों का शासन था। ओके, ड्यूरिंग दिस एरा नोटेबल द सल्तनट्स लाइक अहमद शाह, मोहम्मद बगदा and the Muzaffar Shah ruled over Gujarat. At the beginning of 17th century, the Mughal dynasty established itself over Gujarat, and thereafter many other kingdoms came into existence in Gujarat. लगभग 15 and 16th सेंचुरी तक जो गुजरात में सुल्तानों का शासन था। इसके बाद जो शासन के दौरान जो हुआ था, अहमद शाह, कौन कौन से राजा बने थे इस समय? अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर द्वितीय एंड आदि जो राज थे सुल्तान हुए थे। देन फिर क्या हुआ था, उसके बाद
जो 17वीं सेंचुरी का जब एक स्टार्टिंग हुआ तो गुजरात में मुगल जो शासन था उसकी भी शुरुआत हुई। उसके बाद गुजरात में अनेक राजाओं का शासन हुआ, अनेक वंश के राजाओं का। ठीक है, देन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या राज्य की व्यवस्था जो थी। ड्यूरिंग द सोलंकी एरा द किंग वाज मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। द वेरियस डिपार्टमेंट्स of the kingdom were handled by the different ministers. The most important minister was known as the Mahamatya, who looked after the finance department. Shrikaran. The most important department of the administration was known as Mandal. The capital of this kingdom was located on the bank of the river Saraswati, and hence it was known as the Saraswati Mandal. The subsection of the Mandal was known as the Pathak. There were several such pathaks which included many villages within their floods mandals such as the Kutch Mandal, Saurashtra Mandal, Khetak Mandal, Lakh Mandal, Medpat Mandal were present during this time. अब जो इस टाइम में क्या था, सोलंकी जो थे उनका जो राज्य था, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और वहां के जो राजा थे वो बहुत, उनका जो स्थान था वो बहुत ही मोस्ट पावरफुल था, उनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा थी। अब राज्यतंत्र में क्या हुआ था, जो राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस थी, उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए थे, उसमें अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी, जाके अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री उसको उस कार्य को देखें और जैसे कि प्रशासनिक जो व्यवस्था वो अच्छी तरह से चल सके। इनका जो मुख्य जो होता था मंत्री, जो सब कुछ देखता था, वो महामात्य कहलाता था। ठीक है, महामंत्री कहलाता था। अब जो श्रीकरण थे वो क्या थे, वित्त मंत्री थे। वो क्या करते थे, जो वित्त मतलब वित्त से संबंधित जो मनी से रिलेटेड जो वर्क होते थे, मतलब उससे रिलेटेड जो काम होते थे, मतलब कितना खर्च हुआ सबका जो ब्यौरा रखना होता था, जितना मापदंड रखना था उससे संबंधित सब देखरेख करते थे। इस समय जो संचालन का जो सबसे बड़ा भाग होता था वो मंडल कहलाता था। और जो राज्य की राजधानी का जो प्रदेश सरस्वती नदी पर स्थित होने के कारण, क्योंकि राज्य की जो राजधानी थी वो सरस्वती नदी के किनारे सिचुएटेड थी, इस वजह से सरस्वती मंडल के रूप में उसको जानते थे। मंडल का जो उपविभाग होता था जिसको पथक कहा जाता था। ऐसे अनेक पथक थे जिसमें अनेक गांवों का समावेश होता था। इस समय जो कच्छ मंडल है, सौराष्ट्र मंडल, केटक मंडल, खेड़ा जो लाट मंडल एंड मेटपर मंडल जैसे मंडल थे उस टाइम में। ओके, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। मैनी पीपल फॉलोड शैविज्म इन गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी एरा। At this time, Somnath was the prime center of Shivaism, while Dwarka was the famous pilgrim center of all the Vaishnavas. The influence of Buddhism reduced during the medieval age, while Jainism gathered momentum. As a result, many magnificent Jain temples were built. This period also saw the progress of the architecture, sculpture, and painting. The architectures of this time exhibited the Rajasthani style of temple carving. The Sun Temple of Modhera, the Vimal Shah Ji Temple of Abu were constructed in the 11th century, while the Rudra Mahalya Temple that reconstructed the Somnath Temple were built in the 12th century. The 13th century saw the construction of the Dilwara Temple of the Mount Abu, which attained a prominent place in the architectural splendor of India. Okay. अभी क्या बेटा, इसमें जो स्थापत्य जो आर्किटेक्चर्स जो थे और जो कल्चर से रिलेटेड जो वर्क किए गए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुजरात में क्या था, सोलंकियों का शासन था। इस समय जो सामान्य रूप से जो लोग थे वो शैव मतलब शिव के धर्म का पालन करते थे, उनके अनुयायी थे। जो शिव के जो मानने वाले जो भक्त थे वो ज्यादा थे। और सोलंकी काल में क्या था, जो गुजरात में जो सोमनाथ की तरह जैसे जो पाटन शैव धर्म के जो प्रख्यात केंद्र थे, वैसे द्वारका में जैसे जो शिव धर्म के जो भक्त उनका मोस्टली जो तीर्थकर था वो सोमनाथ था, तीर्थ प्लेस। और जो वैष्णव धर्म के लोग थे उनका जो तीर्थ जो प्लेस था वो द्वारका था। ठीक है, अब मेडीवल पीरियड में क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था वो बहुत कम होता जा रहा था, जबकि जो जैन धर्म का जो प्रभाव था उसको बढ़ावा मिल रहा था, लोग उससे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। इसका क्या रिजल्ट आया कि उस समय जो अनेक जो महान और भव्य जो कंस्ट्रक्शन के जो वर्क हुए, जो कंस्ट्रक्शन के जो वर्क हुए और जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी काम किए गए वो सब जैन धर्म से ही रिलेटेड हुए। ठीक है, और इसलिए जो जैनिज्म से रिलेटेड जो बड़े बड़े भव्य और स्प्लेंडर मंदिरों का निर्माण किया गया। उस समय जो आर्किटेक्चर्स जो वर्क थे, जैसे कि लाइक जो शिल्प और चित्रकला से जो रिलेटेड होते थे, उनकी भी अच्छी प्रगति हुई थी।
इस समय की स्थापत्य की जो राजधानी थी, जो मंदिरों की शैली इनमें राजस्थानी शैली का भी प्रभाव हमें दिखता है। जिसमें जो मंदिर में जो बनाया गया था उसमें राजस्थानी शैली से अकॉर्डिंग बनाए गए थे, उसका प्रभाव हमें दिखता है। एंड 11वीं सेंचुरी में जो निर्मित जो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है और आबू का जो विमल व शाही मंदिर है, एंड 12th सेंचुरी में जो बनाया गया था रुद्र महल्य एंड सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार, एंड 13th सेंचुरी में बने जो दिलवाड़ा के जो देरासर आदि जो मंदिर का जो निर्माण करवाया गया, वो भारत के आर्किटेक्चर्स का एक में बहुत बड़ा स्थान रखता है, बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। ओके, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। Along with the temple architecture of Gujarat, other architectural works such as lakes, forts, gateways, arches of temples were also included among the Kirti Torans. The Kirti Torans were Vadanagar is very famous. Manuscripts were usually written on palm leaves. Tatpatra margins were drawn along with the four sides of these 2-3 feet, along with the 2-3 inch wide leaves, and within that limited space, writings or drawing were the executed. Besides this, a lot of literacy work on Jainism was accomplished during the Solanki era, like the कौन सा ग्रंथ है, like the द्व्याश्रय ग्रंथ। ओके, द्व्याश्रय ग्रंथ। इसमें बेटा इसमें क्या है, जो लगभग जो गुजरात में जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्क हुए थे आर्किटेक्चर्स के, उसमें क्या था, इसमें केवल मंदिरों का, टेम्पल्स का ही निर्माण नहीं करवाया गया था। इसके अलावा उस समय में और भी बहुत सारे आर्किटेक्चर वर्क किए गए, जैसे लाइक दिस जो लेक्स, फोर्ट्स, गेटवेज एंड जो आर्चेज होते हैं, जो टोरन्स होते हैं ना, जो स्तंभ्स जो होते हैं जो टेम्पल्स में बनाए जाते हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड थे। एंड जो अमॉन्ग द जो कीर्ति तोरण होता है वादानगर, वो बहुत ही फेमस तोरण माना जाता था। कीर्ति नगर का जो कीर्ति स्तंभ है वहाँ का, वाडनगर का, वो बहुत ही फेमस है। एंड इसके अलावा जो उस समय जो हस्तलिखित जो मनुस्क्रिप्ट भी जो लिखी जाती थी, वो ताड़पत्र पे लिखी जाती, ताड़ के बड़े बड़े पत्ते होते थे उस पे लिखी जाती थी। उसमें मार्जिन, उसमें अब कैसे लिखी जाती थी, इसमें मार्जिन छोड़ी जाती थी, और जो पत्ते होते थे 2-3 फीट लंबे होते थे, 2-3 फीट चौड़े होते थे, उसके बाद इसमें मार्जिन छोड़ी जाती थी और लिमिटेड स्पेस छोड़ा जाता था। उसके बाद इस पे राइटिंग्स लिखा जाता था और ड्राइंग किया जाता था। ठीक है, और इस समय जो ज्यादातर लिटरेसी जो वर्क हुए थे, वो इसमें जो ज्यादा लिटरेसी जैन धर्म को ध्यान में रखकर ही लिखे गए थे, जिसमें जैन धर्म के साहित्य का ज्यादा हमें वो दिखाई पड़ता है कि जैन धर्म की उसमें ज्यादा मान्यता थी। जैसे कि जिसमें जो ग्रंथ है वो द्व्याश्रय जो ग्रंथ है इस समय का फेमस ग्रंथ माना जाता है, मनुस्क्रिप्ट माना जाता है। ओके, देन है आपका अहमदाबाद बिकेम the center of administration during the Sultanate region. Many books were written in the Persian, also many works in Gujarati have been written during this period. Many famous mosques were built during the Sultanate as well as the Mughal era. The famed Siddhi Sayyid Gril of Ahmed and the Shekhar Sarkhesh Roza mosque were constructed during that time. अब बेटा इसमें क्या, जो सल्तनत काल में जो अहमदाबाद सत्ता का जो केंद्र बना था, तब बहुत सारी जो बुक्स लिखी गई थी वो फारसी लैंग्वेज में लिखी गई थी, जबकि इस समय जो गुजराती भाषा में भी कुछ लिटरेसी वर्क किए गए थे। ठीक है, जब गुजरात में जो सल्तनत काल था, जो सल्तनत पीरियड था, मुगल पीरियड में बहुत सारे मंदिर और मस्जिदों का निर्माण हुआ था। इसी समय जो निर्मित जो मस्जिद है वो सरखेज का रोजा, अहमदाबाद की जो सिद्दी सैयद का जो जालिमी मस्जिद है, ये जो मस्जिद है वो बहुत ही फेमस मस्जिद है। Thus, during the medieval age, for almost 560 years, Gujarat was ruled over by the Rajput dynasty and later by the Sultanate era and the Mughal era. This is evident from the architectural splendor and the literacy work of that period. इस प्रकार जो गुजरात में लगभग 560 ईयर्स तक राजपूत वंश के शासकों ने और उसके बाद सल्तनत और मुगल वंश के शासकों ने, सुल्तान और सूबेदारों ने शासन किया था। उनके शासन की झांकी कला जो झांकी है, आर्किटेक्चर वर्क है, वो हमें लिटरेसी वर्क के द्वारा देखने को मिलता है। ओके बेटा, ये चैप्टर एंड होता है। ओके, बाय।